नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम मल्हार कक्षा 7 जो कि हिंदी की नई किताब है ना, उसके चैप्टर्स एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। आज है बारी चौथे लेसन की। हमने 3 लेसन ऑलरेडी कर रखे हैं, आप जाकर उसे वहां देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पानी रे पानी। ये है चौथा पाठ जिसे लिखा है अनुपम मिश्र जी ने। एनसीईआरटी की ये किताब जो कि सीबीएसई के स्कूलों में चलती है, इस पाठ में पानी की महत्ता और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रेरित किया गया है। पानी की महत्ता बताई गई है और प्रेरित किया गया है कि पानी कितना अहम है, कितना जरूरी है हम सबके लिए, और हम उसके दुरुपयोग को रोककर किस तरह से जल का संचय कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ को आपके लिए पढ़ते भी चलूं और इसकी व्याख्या भी करते चलूं। पानी रे पानी। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो भाई देखा, इसमें शुरुआत में ही प्रश्न किया गया है कि कहां से आता है हमारा पानी और कहां चला जाता है। ये आपने सोचा है? और अगर सोचा नहीं है तो पढ़ा तो है ही। जी हाँ, भूगोल की किताब में अक्सर प्राथमिक स्तर पर ही ये जानकारी हमें दी जाने लगती है, बच्चों को दी जाने लगती है कि कैसे जल चक्र चलता है इस प्रकृति में, इस सृष्टि में। कैसे बादल पानी बरसाते हैं, वो पानी नदी, समुद्र, तालाब, झीलों में एकत्रित होता है और वही पानी गर्मी के दिनों में सूरज की तपिश के कारण गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वही पानी के रूप में हमारी धरती पर वापस आ जाती है। तो इस तरह से ये जल चक्र चलता है। किस तरह से इसके चित्र को भी वर्णित किया गया है ये आप जानते हैं, आपने जरूर बनाया होगा बच्चों जल चक्र का चित्र, कि कैसे पानी गया, भाप बनकर उड़ा, उड़कर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो भाप ठंडी हुई, ठंडी होकर वो जल की बूंदों में वापस परिवर्तित होकर धरती पर ही आ गई। तो ये है जल चक्र। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब लेखक किताबी बात से परे जाकर व्यवहारिक जीवन की बात कर रहे हैं कि जल के संकट को लेकर अलग अलग दृश्य हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि पानी की कितनी मारामारी है, कितनी किल्लत है। और गर्मी के दिनों में खासकर ये दृश्य देखने में आता है कि पानी के लिए लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं और पानी जो है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हम लोगों तक पहुंचता है। नल खोलो तो उससे सू सू की आवाज आती है। ऐसा होता है कई बार, है ना, कि भाई एक निश्चित समय के लिए नल खोला जा रहा है, नल बार बार लोग खोलकर देख रहे हैं, उस समय आ नहीं रहा है, और जब वो आता है पानी तो वो अक्सर बहुत थोड़ी मात्रा में और थोड़े समय के लिए हमें मिलता है। तो ये किल्लत सभी तरफ देखने में आती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं।
पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। गर्मी के भयावह दृश्य का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि किस तरह से गर्मी में जब पानी नहीं आता है तो लोग हलाकान होते रहते हैं और कोई कभी कभी पानी को खींचने के लिए मोटर लगवा लेता है। और इससे क्या होता है कि और जो आसपास के घरों में थोड़ा बहुत पानी जा रहा था वो पानी मोटर खींच लेती है। ये तो वही बात हो गई कि हम अब किसी और का हक छीन रहे हैं। लेकिन लोग पानी की किल्लत के चलते ऐसा कर जाते हैं और कोई एक ऐसा कर रहा है तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी करते हैं और इस तरह से पानी का महासंकट सब तरफ व्याप्त हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में, देश की राजधानियों में तो और बड़े बड़े शहरों में तो ये बहुत आम बात हो गई है क्योंकि वहां पर आबादी का दबाव भी ज्यादा है, इसलिए पानी की जरूरत भी ज्यादा है और किल्लत के दिनों में इस तरह की स्थितियां आम हो गई हैं कि लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। ये गर्मी के मौसम का दृश्य है। और अब दूसरे मौसम की बात कर लेते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। वहीं लेखक ये बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं जब बारिश आ जाती है तो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, बरस जाता है और उसका सही तरह से हमने संचय नहीं किया। प्राकृतिक संपदा जो पानी है उसको सहेजने का जतन अगर हमने नहीं किया है ना, तो ये पानी जो है यूं ही बाढ़ के रूप में आ जाता है, शहरों को भी तबाह करता है और वो पानी भी बर्बाद हो जाता है। तो करना क्या है, आइए देखते हैं। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि बाढ़ और अकाल दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ना तो बहुतायत भली है ना तो कमी अच्छी है पानी की। तो फिर क्या किया जाए? हमें क्या ऐसा करना है कि हम अपने इस भयावह दृश्य को बदल सकें, गर्मी के दृश्य को भी और बारिश के दृश्य को भी। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के स्तर पर जाते हुए लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, पानी के बारे में भूल जाइए, आप अपने गुल्लक के बारे में सोचिए। पिगी बैंक जो होता है, बच्चे उसमें अपने मिले हुए एक्स्ट्रा जो खर्च के पैसे उनको मिलते हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा पैसे या कुछ पैसे बचाकर पिगी बैंक में, गुल्लक में डालते जाते हैं और उसमें कई तरह के पैसे कई शक्लों में जमा हो जाते हैं। 2, 5, 10 के सिक्के, कभी छोटे बड़े नोट, ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे करके वो गुल्लक में जमा कर लेते हैं और जब कभी कोई जरूरत आन पड़ती है तो उस गुल्लक से निकालकर अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं।
लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। अब लेखक ने यहाँ पर गुल्लक की बात की है जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं और फिर बच्चों को इस तरह से समझाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है इस लेसन में कि भाई इसी तरह की गुल्लक तो ये धरती भी है और गुल्लक का पैसा, इस धरती की गुल्लक का पैसा है पानी, जिसे हमें अपने प्रयत्न से बचा बचा कर और नियोजित तरीके से इसमें संरक्षित करना है। हमारे नदी, तालाब, झील, कुएं, बावड़ी, जितने भी पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, इन्हें वर्षा के जल को संचित करने के लिए इस्तेमाल में लाना है। हमें पानी को यूं ही बह जाने नहीं देना है, क्योंकि यही जल रिस कर धीरे 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 नीचे जो भूजल का स्तर है उसको समृद्ध बनाता है, उसको बढ़ाता है और यही पानी हम अपनी विकट परिस्थितियों में यहाँ से लेकर उपयोग में ला सकते हैं। गर्मी में जब पानी नहीं है, बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी है भाई, लेकिन गर्मी में जब नहीं है तो यही संचय किया हुआ भूजल जो है वो हम मानवों के और समस्त सृष्टि के काम आता है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका संरक्षण करना है। हमने क्या किया है? मकान बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए क्या किया? हमने तालाबों को, झीलों को, नदियों को पाटना शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ? ये पानी का जो स्तर बढ़ाने वाले सभी जो कारक थे वो धीरे 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 विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आस पास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। और इस तरह से पाठ खत्म होता है और इस तरह से लेखक आखिर में हमें समझाइश दे जाते हैं कि ये विकट स्थिति हमारी अपनी निर्मित की हुई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है और हमें अब क्या करना है? हमें प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करना है, पानी की फिजूल खर्ची रोकनी है और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम इस विकट स्थिति से उबर जाएंगे और ये तालमेल जो है प्रकृति का बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा, जल चक्र जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अगर हमने नहीं किया तो देखिए अब तो ये तक कहा जा रहा है, जब जब ऐसी स्थितियां आती हैं इस पर बातें होने लगती हैं। गर्मी के दिनों में खासकर शहरों में टैंकर चलने लगते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बहुत विकराल रूप ले लेती है कई बार ये लड़ाई। और कई जगह राजस्थानी रेगिस्तानी इलाकों में तो ऐसी भी जगहें हैं कि थोड़े से एक गगरी पानी लेने के लिए, थोड़ा सा पानी लेने के लिए मीलों लोग चलकर जाते हैं और झिरते हुए, रिसते हुए थोड़े थोड़े पानी को इकट्ठा, घंटों इकट्ठा करके पीने के लिए लेकर आते हैं। तो ये बड़ी भयावह तस्वीर है जो हमें डराती है। तो हमें अब समझ जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए। कहीं बार तो ये तक कहा गया है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा ना वो पानी के लिए होगा। तो सोच कर देखिए कितनी भयानक स्थिति है। तो बस ये पाठ हमें यही समझाइश दे जा रहा है कि पानी का हमें मोल समझना होगा। प्रकृति ने हमें ये निःशुल्क दिया है, इसका कोई मोल लगाया भी नहीं जा सकता। हमें इस निःशुल्क संपदा को संरक्षित करना है, सोच समझकर खर्च करना है। यही इस पाठ का संदेश है। तो चलिए आज का ये लेसन यहीं तक। अगले लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।